घसीटा जी की तरफ से पाकिस्तान बराए फ़रोख्त का बोर्ड लगा दिया गया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले अदारे बर्दाश्त नहीं करेंगे। PWD को शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया है कि उसको मुकम्मल प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा और मुलाजमीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वो कहते हैं PWD की फौरी तौर पर तहलील शुरू की जाए। साथ उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद निगरानी करूँगा कि मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। इससे पहले इनके वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से कहा गया था कि कोई अदारा वो खसारे में है या फिर वो मुनाफे में है, सबको बिला इम्तियाज़ प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, निजी शोबों में दे दिया जाएगा। इनकी अपनी भट्टियों को देख लें, जहाँ पे ये लोहा गर्म करके हल बनाया करते थे, छुरियाँ बनाया करते थे, टोके बनाया करते थे, गंडासे बनाया करते थे। वो कितने ज़्यादा मुनाफा में गए कि इत्तेफाक फाउंड्री कायम कर ली। लेकिन पाकिस्तान स्टील मिल और इस तरह के दूसरे अदारे PIA, रेलवे, वो नहीं चल रहे। क्यों नहीं चल रहे? बदनीयती है, सबकी बदनीयती है। इन अदारों को तबाह करके बर्बाद करके ये चाहते हैं कि इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, इनको निजी शोबे के हवाले कर दिया जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं खुद निगरानी करूँगा, खुद मैं तहफ़्फ़ुज़ करूँगा मुलाजमीन के मफादात का। ये कैसे कर लेंगे तहफ़्फ़ुज़ मुलाजमीन के मफादात का? ये मुलाजमीन जो सरकारी शोबे में बैठे हुए हैं, इनकी तो मराद का कोई अंत नहीं है, कोई शुमार नहीं है। तो शहबाज शरीफ क्या निजी शोबे के हवाले इन अदारों को करेंगे तो इतनी मराद दे देंगे? देखते हैं शहबाज शरीफ। चलें ठीक है, जो अदारे मुल्क को खा रहे हैं, जो सफ़ेद हाथी बन चुके हैं, उनकी एक भी लम्हे से पहले निजकारी कर देनी चाहिए। लेकिन क्या इन्होंने पूरी कोशिश की है कि उनको मुनाफा बख्श बनाया जाए? मुझे नहीं लगता कि इन्होंने किसी किस्म की कोई भी कोशिश की होगी, बल्कि इन लोगों की कोशिश तो यही है कि ये अदारे नाकाम हों, इनको औने पौने अपने लोगों को फ़रोख्त कर दिया जाए। PIA का अमेरिका में होटल रोजवेल्ट, उसको भी बेचा जा रहा है। कितने में बेचा जा रहा है? उसके बारे में कहा जा रहा है कि बिल्कुल खसारे में बेचा जा रहा है। जितनी उसकी आराइश पर पैसे लगा दिए गए हैं, उससे भी कम कीमत में अपने लोगों को वो भी दिया जा रहा है। बहरहाल देखते हैं शहबाज शरीफ की तरफ से जो सिलसिला शुरू किया गया है पाकिस्तान बराए फ़रोख्त का, वो कहाँ पे जाके रुकता है। काजी फैसल साहब की 13 रुकनी कोर्ट का जिक्र किए बगैर आज की वीडियो मुकम्मल नहीं हो सकती। काजी फैसल ने फिर अपने साथ 13 जजों को बिठाया। आज फिर समाअत हुई। आज पीर का रोज़ है और 1 जुलाई है। काजी फैसल साहब की तरफ से वही पैंतरेबाजी फिर नजर आई। इलेक्शन कमीशन के वकील को टाइम दिया गया। आज फिर उसी तरह से जज साहिबान उनसे सवालात करते रहे। काजी फैसल की तरफ से 2 रोज़ तक 3 रोज़ तक मुकम्मल कोशिश की गई कि अपने साथ मैं कई जजों को मिला लूँ। इस दौरान अतर मिनल्ला साहब की तरफ से एक इख्तलाफी नोट आया और उन्होंने साथ ये भी कहा कि फैसल वाबडा को और मुस्तफा कमाल का जो तौहीन अदालत का केस था, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैंने किसी को नहीं कहा था कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत लगाई जाए, जबकि काजी फैसल की तरफ से कहा गया था कि साथी जज के कहने पर मैंने ये सो मोटो लिया था। अतर मिनल्ला साहब की तरफ से एक तो इस बारे में कैटेगोरिकली बता दिया गया कि मेरा इसमें कोई मशवरा शामिल नहीं था, मैंने कोई बात नहीं की थी, मैंने वहाँ पे जस्ट बात की थी, लेकिन मेरा ये मुतालबा नहीं था कि तौहीन अदालत के ख़िलाफ़ लगे। लेकिन काजी फैसल साहब की तरफ से ये कहा गया था कि मेरे साथी जजों ने जब ऐसा कहा तो मैं मजबूर हो गया, मैं भी तौहीन अदालत नहीं लगाना। और फिर अतर मिनल्ला साहब की तरफ से एक इख्तलाफी नोट भी लिखा गया था, वो भी जजों के सामने आ गया। इस पर हम बात कर चुके हैं। आज की समाअत के दौरान काजी फैसल ने या अदालत ने उस पर कोई बात नहीं की, ना अतर मिनल्ला साहब के इख्तलाफी नोट पर जो फैसले के बाद आना चाहिए था। लेकिन बहरहाल उनकी तरफ से वो समाअत के दौरान ही उनका नोट आ गया, जिससे उनके साथी जजों पर वाज़ेह हो गया कि सूरत हाल कैसी है और किस तरफ काजी फैसल साहब ले जाना चाहते हैं। इस पर काजी फैसल साहब की तरफ से ना सिर्फ इस पर बात नहीं हुई, बल्कि उनके खिलाफ जो औरिया मकबूल जान की तरफ से रेफरेंस दायर किया गया है, शिकायत की गई है, उस पर भी काजी फैसल साहब बिल्कुल खामोश रहे। पैंतरेबाजी उनकी जारी रही। लेकिन ये हुआ है कि याह्या अफरीदी जो काजी फैसल साहब के कंधे से कंधा मिलाकर उनके शाना बशाना खड़े थे, जिस तरह के उन्होंने सवालात किए, वो काजी फैसल के कैंप से बाहर जा चुके हैं। जबकि
मंदो ख्याल साहब वो काजी फैसल साहब के साथ जुड़ के खड़े हुए हैं। वही बार बार इलेक्शन कमीशन से सवाल कर रहे थे, बल्कि इलेक्शन कमीशन को धमकियां भी दे रहे थे। इस पर आपने कई व्लॉग देख लिए होंगे, सुन लिए होंगे, इस पर ज़्यादा बात नहीं करते। कल तक के लिए समाअत मुलतवी की गई है। कल देखते हैं कि काजी फैसल साहब कौन सा सांप निकालते हैं। काजी फैसल साहब की यही मंशा है, यही मर्जी है, यही इलेक्शन कमीशन और यही अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि जो सीटें हैं वो खाली नहीं रखी जा सकती और तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी नहीं दी जा सकती, तो फिर खाली नहीं रखी जा सकती, तो किसको ये सीटें दी जानी है। देखते हैं काजी फैसल साहब 7 जजों को साथ मिला के ये फैसला उनके हक में कर देते हैं, जो काजी फैसल साहब के लिए बहुत बड़ी आसानियां पैदा कर रहे हैं। काजी फैसल साहब भी अल्लाह बेहतर जानता है क्यों तहरीक इंसाफ से बिल्कुल उसी तरह से उधार खाए बैठे हैं जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान के खिलाफ हर कार्रवाई होती है। इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इनकी थोड़ी सी जिम्मेदारी तो ये भी आनी चाहिए कि पाकिस्तान को इंतशार से बचाने के लिए कुछ ऐसा कर दे, कोई मुशावरत भी कर दें, कोई तजवीज़ भी दे दें। ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी को फंसाना है और फंसाते चले जाना है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंतखाबात को एक बार, दूसरी बार और तीसरी बार भी कालअदम करार देने की कोशिश हो रही है। जब एक बार इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी के मुताबिक इंतखाबात नहीं हुए थे तो इलेक्शन कमीशन उनकी रहनुमाई करता कि इस तरह नहीं, इस तरह कर, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसा रवैया इख्तियार किया गया जैसा अपने बदतरीन दुश्मन के साथ होता है। हर मामले में जो भी मामला इलेक्शन कमीशन के सामने तहरीक इंसाफ के हवाले से गया, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसा ही उसके बारे में फैसला दिया गया जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही आया। एक फैसला भी तहरीक इंसाफ के हक में इस इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आया। बहरहाल देखते हैं कि काजी फैसल साहब कल क्या करते हैं, परसों क्या करते हैं। वैसे इमरान खान साहब थोड़ी सी अगर चाल चल लें तो इन सब को नाकाम बना सकते हैं। इमरान खान झुकने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ी सी इमरान खान साहब मसला से काम ले लें तो ये सारे के सारे बंदे आने वाली जगह पर आ जाएंगे और ये टके टोकरी होकर रह जाएंगे। लेकिन इमरान खान किसी भी मसलत में आने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ टूट रही है। तहरीक इंसाफ के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। तहरीक इंसाफ को छोड़ कर जाने वाले वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं, और जो अपने आप को बड़ा न्यूट्रल कहते हैं, अब सारा आलम हो गए, अंसार अब्बासी हो गए, वो भी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ टूट रही है, टूट फूट का शिकार है। इनकी बातों पर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले ही तहरीक इंसाफ को नेस्त व नाबूद होता हुआ देखना चाहते हैं। इनकी तरफ से तो पहले ही तहरीक इंसाफ को तोड़ फोड़ के हवाले से कहां पहुंचाने की कोशिश की गई थी। ये खुद भी उसमें मुलव्वस रहे हैं कि तहरीक इंसाफ किसी तरह से टूट जाए। तहरीक इंसाफ का सत्यानाश तो इन लोगों ने करने की कोशिश की थी। आपको याद होगा कि कौन सी कसर रह गई थी। 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ को मिलिया मेल्ट करने के हवाले से काजी फैसल साहब इनके साथ, इलेक्शन कमीशन इनके साथ और ये दानश्वर सारे इकट्ठे। उस वक्त तहरीक इंसाफ का किस तरह से कहाँ पे क्या नाम लिया जा रहा था, कोई नाम लेवा नहीं था, उनके पास इंतखाबी निशान भी नहीं था। इसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ, जो लोग ये कहते हैं कि टूट फूट का भी शिकार है, कितनी टूट गई थी, इसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ ने क्या ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई। अब तहरीक इंसाफ टूट जाती है, इनके कहने के मुताबिक रेजा हो जाती है, मुंतशिर हो जाती है। तो नाजरीन याद रखेंगे, इमरान खान को जैसे ही मौका मिलेगा तहरीक इंसाफ को समेटने का, इकट्ठा करने का, मुतफिक करने का, मुत्तहिद करने का, वो जैसे ही जेल से बाहर आएंगे तो एक दिन नहीं लगेगा कि तहरीक इंसाफ पहले से ज़्यादा मजबूत और मुत्तहिद होकर सामने आएगी। एक तहरीक इंसाफ में बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, उनको कोई डब खडब भी कहता था। फवाद चौधरी साहब आजकल वो एक्शन में आए हुए हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरह से रऊफ हसन, शिबली फराज, फलां बंदा तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहा है। और साथ वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान के गिर्द लोगों की तरफ से घेरा डाला गया है कि इमरान खान जेल से बाहर ना आ जाएं। तो फवाद चौधरी साहब पूरी कोशिश कर चुके हैं कि किसी तरीके से नकाब लगाएं, तहरीक इंसाफ में एक बार फिर आ जाएं। ऐसे बंदे का तहरीक इंसाफ में क्या काम। ये शख्स उस वक्त तहरीक इंसाफ को छोड़ गया था, जब थोड़ी सी तपश महसूस की। इस तरह के और लीडर भी हैं जो तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे। उनमें असद उमर हैं, अली जैदी हैं, इमरान इस्माइल हैं, जहांगीर तरीन हैं, अलीम खान हैं, महमूद खान हैं, परवेज़ खटक है। ये तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे। और भी बहुत से लीडर हैं, फिरदौस आशिक अवान हैं, पिंडी वाले चौहान हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर दोबारा तहरीक इंसाफ में वापस आना चाहते हैं। तो क्यों लोगों को तहरीक इंसाफ में लिया जाए। जो डरपोक बुज़दिल साबित हुए, ना सिर्फ बुज़दिल साबित हुए, इनमें से
कई ने अपनी पार्टी बनाई और मुंह की खाई तो फिर इनका किबला इमरान खान की तरफ हो गया। फवाद चौधरी को भी इमरान खान अभी जूते की नोक पर लिख रहे हैं। पहले फवाद चौधरी ने कहा था कि मेरी इमरान खान के साथ मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन हुई होंगी मुलाकातें। उस मौके पर इमरान खान ने हो सकता है कि इनको थोड़ी सी आशीर्वाद भी दी हो, लेकिन उसके बाद जिस तरह से ये तहरीक इंसाफ को तोड़ते हुए नजर आए, जिस तरह से ये बड़े बड़े लीडर चले गए तो छोटे लीडर फिर बड़े बन गए। इनको इसी की तकलीफ हो रही है कि ये कल कहाँ पे था, अब हमसे इसका बड़ा कद हो गया है, तो ये तकलीफ इनको सोने नहीं देती, इनको चैन नहीं लेने देती। असद उमर भी तहरीक इंसाफ में आने की तैयारी कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि मैंने कब तहरीक इंसाफ छोड़ी थी, लेकिन ऐसे मौके पर जब तहरीक इंसाफ को इन लोगों की ज़रूरत थी, इनकी लीडरशिप की ज़रूरत थी, ये लोग भागे जैसे डूबते हुए जहाज से चूहा छलांगे लगाता है, चूहे छलांगे लगाते हैं, इन्होंने छलांगे लगा दी। लेकिन दरअसल वो जहाज डूब नहीं रहा था, बल्कि पूरी कुव्वत के साथ ऊपर आ रहा था, बहरानों से निकल रहा था। लेकिन इनका तजिया, इनकी सोच वो गलत साबित हुई। आज एक बार फिर नकब लगाकर तहरीक इंसाफ में आना चाहते हैं। उधर ज़ुबैर उमर की तरफ से भी इमरान खान के साथ रब्ता किया गया है। ज़ुबैर उमर को अगर वो तहरीक इंसाफ में आना चाहते हैं तो उनको ज़रूर आना चाहिए। ऐसे लोगों को ले लेना। कल मियां नवाज शरीफ के करीबी साथी, लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, बल्कि मियां नवाज शरीफ के एक और बहुत करीबी साथी जो मुस्लिम लीग नून के सदर भी रहे, मुस्लिम लीग नून के बड़े दलेर लीडरों में शामिल थे, जावेद हाशमी, वो भी मियां नवाज शरीफ की पार्टी छोड़ गए थे और इमरान खान ने उनको अपनी पार्टी में ले लिया था। उसके बाद वो तहरीक इंसाफ भी छोड़ गए। आजकल वो भी इमरान खान की हमायत में बयानबाजी कर रहे हैं। जहाँ तक ज़ुबैर उमर की बात है तो ज़ुबैर उमर का तहरीक इंसाफ में अगर वो आते हैं तो इनके लिए सूदमंद होगी, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि असद उमर और ज़ुबैर उमर ये एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब रहे हैं। इमरान खान को आज ज़रूरत है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बात हो सके, तो ज़ुबैर उमर अगर ये किरदार अदा करते हैं तो तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बेहतर। लेकिन इनके भाई असद उमर, उन्होंने इमरान खान की कमर में छुरा घोंपा, तो ऐसे लोगों को तहरीक इंसाफ के करीब भी फटकने नहीं देना चाहिए। अतर मिनल्ला की किरदार कुशी करने वाले पहले तो फैसल बाबरा थे और दीगर लोग भी थे, कई सहाफ़ी लिफाफे भी उनकी किरदार कुशी कर रहे हैं। आज एक टिकटॉक सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि एक लड़की डांस कर रही है, उसने इमरान खान के वो कलर पहना हुआ है, कपड़े पहने हुए हैं, इमरान खान के हवाले से वो कोई गाना गा रही है, तो कहा जा रहा है कि ये अतर मिनल्ला की बेटी हैं और अतर मिनल्ला को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही। जब अतर मिनल्ला और उनके ख़ानदान से ये बात की गई, उन्होंने कहा कि अतर मिनल्ला की तो कोई बेटी है ही नहीं, तो शर्म करनी चाहिए, इनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। जिस तरह से पंजाब हुकूमत की तरफ से एक बिल आ चुका है, कानून बन चुका है हद के इज़्ज़त का और फेक न्यूज़ का, तो क्या ऐसी फेक न्यूज़ के ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी? मेरा नहीं ख्याल कि कोई कार्रवाई की, बल्कि यकीन है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि यही बातें अगर शहबाज शरीफ के बारे में, मरीम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में या नवाज शरीफ के बारे में, असद जरदारी के बारे में की जाती तो फौरी तौर पर नोटिस लिया जाता। तो नाज़रीन, इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।